हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगी, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें लोकपाल का नया अध्यक्ष, तो ये नियुक्त हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ये दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं भारत में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसलिए आंसर वो भी आपका अजय मानिकराव ही होगा। और अगर आपसे सिंपल पूछे कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तब भी आंसर आपका अजय मानिकराव खानविलकर ही होगा। अब ये बने हैं दूसरे, तो भारत के पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, और जो खानविलकर है इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का ही स्थान लिया है। अगर हम बात करें लोकपाल की, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 50% मेंबर होते हैं वो न्यायिक सदस्य ही होते हैं। और इनका कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष का या फिर 70 वर्ष का। जो भी पहले मतलब 5 साल तक वो रहेंगे, जब से अपॉइंट हुए तब से 5 साल, या फिर अगर उनकी आयु 70 वर्ष हो जाते हैं तो तब तक ही वो अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। यहाँ पर नोट देने वाली बात यह है कि लोकपाल होता क्या है। तो लोकपाल के पास सरकार के कुछ प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। ये पावर होती है लोकपाल के पास। तो ध्यान रहेंगे कौन बने हैं दूसरे लोकपाल अध्यक्ष, तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजय मानिकराव खानविलकर। फिर चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है इंट्यूटिव मशीन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, इंट्यूटिव मशीन, इसका संबंध अमेरिका से है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो दुनिया की पहली निजी कंपनी है इंट्यूटिव मशीन, ये कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट गया था उसका नाम था ओडियसस, और इसमें जो लैंडर है उसको चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतारा गया। और इंट्यूटिव मशीन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपको ह्यूस्टन टेक्सास में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि 1972 में अपोलो मिशन के बाद से अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा था, और ये मिशन अभी भेजा है चांद पर किस कंपनी ने? ये है आपकी इंट्यूटिव मशीन। फिर है भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज, जिसका नाम अभी पड़ा है सुदर्शन ब्रिज। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है द्वारिका में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे, द्वारिका यानी कि गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। और भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज नाम सुदर्शन ब्रिज है। ये उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी आधारशिला ये रखी गई थी अक्टूबर 2017 में। और ये जो ब्रिज है वो ओखा मुख्य भूमि से और बेट द्वारका द्वीप को आपस में जोड़ता है। ठीक है। फिर है कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। महत्व ये होगा कि मॉरिशस के जुड़ने के बाद जो मॉरिशस के लोग हैं वो बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाई उपलब्ध होंगी और वो उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, तो शुरुआत इसकी हुई थी साल 2018 में। शुभारंभ इसका हुआ था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस योजना में सरकार के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनके दाम वो बाज़ार मूल्य से कम किए जाते हैं। ये इसका बेसिकली बेनिफिट होता है। फिर एक किंग चार्ल्स III के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स III, उनके द्वारा किसी भारतीय को नाइटहुड की उपाधि मिली है। अभी उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, सुनील भारती मित्तल की अगर हम बात करें तो ये मालिक है किस कंपनी के? तो वो है आपकी एयरटेल। और किंग्स चार्ल्स III द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा।
फिर है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को कहाँ स्थापित किया है? तो ये क्या है IIM शिलोंग में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ है। फिर है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक ये कौन बनी है? तो ये बनी है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात यहाँ पर आई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसको आपका USA में देखने के लिए मिलेगा, वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा और MD CFO है अंशुला कांत। इसमें ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजय बंगा का। फिर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी है मरियम नवाज़। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें मरियम नवाज़ की, तो 26 फरवरी को उन्होंने पंजाब के गवर्नर हाउस में अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की उपस्थिति में शपथ ली है। अगर आपसे पूछे किस पार्टी से है, तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले देखिए, ये तो बनी है किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला पाकिस्तान से, लेकिन अगर हम बात करें पहली पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी बेनजीर भुट्टो। ये भी कई बार स्टैटिक में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, स्तन यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए जो हरियाणा सरकार है उसने अभी सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य है इसका महिलाओं में स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना, और सवेरे का शुभारंभ ये एम्स झज्जर में 1000 बिस्तरों से सुसज्जित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना के साथ हुआ है। फिर फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जो कि है रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसका नाम क्या है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का? तो ये है रंगपो स्टेशन। और इससे पहले अगर हम बात करें, सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी, और इसी के साथ में अब सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का ये तीसरा माध्यम होगा अदर देन रोड और एयर, यानी कि हवाई जहाज़ और सड़क यात्रा के अलावा अब वो ट्रेन से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और पहली बार ये स्टेशन यहाँ पर होगा, तो रेलवे स्टेशन का नाम भी ध्यान रखना है जो कि है रंगपो स्टेशन। फिर विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो अगर हम बात करें WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो ये हुआ है UAE की अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन इसका हुआ है 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच में। संस्करण था इसका 13वां, और सम्मेलन की अध्यक्षता तो ये की है UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री और WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष जिनका नाम है सानी जायोदी। WTO की बात करें, स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है नकोंजी अंकोजी। फिर है आपका क्वेश्चन कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की पहली सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ये सौर जो है वो फोटोवोल्टिक संयंत्र के साथ 40 मेगावाट यानी कि 120 मेगावाट है, बाई 120 मेगावाट है, और जिसकी स्थापित क्षमता है 152.325 मेगावाट। और इससे बिजली कौन खरीदेगा? तो इसकी जो खरीदारी करेगा वो करेगा छत्तीसगढ़ राज्य। फिर है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है होमोसेप एटम। तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, IIT मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम ये होमोसेप एटम रखा है, जिसका उद्देश्य है देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। फिर फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
और नई दिल्ली में भी कहाँ पर, जो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहीं पर देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह इवेंट ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा कपड़े का इवेंट है और इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करना। फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन ये हुआ है अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने 26 फीट लंबे दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकायिमा की खोज की है। ये कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है अमेज़न वर्षा वन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उद्घाटन कब किया गया? तो 20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये जम्मू में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलता है और इस सुरंग का नाम दिया गया है T50। फिर त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है मालदीव में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस अभ्यास में अब यहाँ पर है त्रिपक्षीय, अब 3 पक्ष कौन कौन से? तो ये है भारत, मालदीव और श्रीलंका। और इसको नाम दिया गया है दोस्ती। इसका 16वां संस्करण था तो इसको नाम दिया गया दोस्ती 16। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो देखिए भारत और मालदीव के बीच में 1991 में शुरू हुई दोस्ती का अभ्यास। इसका उद्देश्य है आपसी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना और समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग को बढ़ावा देना। फिर 9वां केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है आपका 24 फरवरी में। ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य है लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व से रूबरू करवाना। और यह दिवस पहली बार 1944 में मनाया गया था और इसकी थीम थी 2024 में पारंपरिक और नए समर्थकों के साथ सीमा शुल्क की उद्देश्यपूर्ण भागीदारी। फिर फरवरी 2024 में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। आयोजन स्थल क्या था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ये इसका आयोजन स्थल था। फिर 26 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वैसे करा चुकी हूँ आपको। कहाँ पर हुआ है भारत टेक्स का उद्घाटन? ये हुआ है भारत मंडपम में और इसमें उद्देश्य होगा भविष्य के सर्कुलर समाधानों की पहचान करना और भारत को एक भारत ब्रांड के नाम से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना। फिर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर गए और उसी दौरान इन्होंने सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्टैचू का अनावरण किया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि संत रविदास जी कौन थे, तो 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक और कवि और समाज सुधारक थे और वो निर्गुण संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध संत थे। फिर टाइम मैगजीन के अनुसार या फिर आप कहें टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है लीना नायर को। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 21 फरवरी को टाइम्स मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है और इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है और उन 12 महिलाओं में जो जगह मिली है वो मिली है लीना नायर को, जो कि भारतीय मूल की है। अगर हम बात करें लीना नायर की, तो वो एक लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है चैनल कंपनी, उसकी सीईओ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अशोक सर्राफ को। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त किया है? तो ये किया है असम की सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप ध्यान रखेंगे।
फिर यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा ये प्रारंभ किया है? तो ये किया है दुबई, यूएई ने। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें यूएई तो राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है इसकी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन ये किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है जापान में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और ये इसका 5वां संस्करण था जिसका आयोजन ये हुआ है 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। हालांकि संस्करण आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जैसे कि धर्म गार्जियन है कि किस किस देश के बीच में हुई है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एक किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है? तो देखिए मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल ये अभी पास किया कर्नाटक सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कर्नाटक सरकार का मानना ये है, उन्होंने ये बोला है कि जिस भी मंदिर की आय अगर 1 करोड़ से है तो उसको 10% का टैक्स देना होगा, और यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको 5% का टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा। फिर फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल पर्व ये कहाँ मनाया गया है? तो देखिए फरवरी 2024 में अगर हम बात करें अट्टुकल पोंगल पर्व की तो ये मना है आपका तिरुवनंतपुरम केरला में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए फेयर एंड फेस्टिवल से भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो जो पहले हमने पढ़े हैं बिहू ये सब बहुत कम पूछते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में आते हैं लेकिन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी आसपास में न्यूज़ में रहते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और थोड़े यूनिक अगर कोई पर्व है जिनका महत्व थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपसे पूछे कोई अट्टुकल पोंगल पर्व तो ध्यान रहेगा आपको कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम केरला में। तो देखिए अट्टुकल पोंगल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो अट्टुकल पोंगल को दुनिया की महिलाओं में सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहाँ पर महिलाओं को अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। और अगर हम बात करें अट्टुकल भगवती मंदिर तो ये मंदिर भगवती को समर्पित है, देवी भगवती को समर्पित है, और इसे महिलाओं के सबरीमाला के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर वार्षिक अट्टुकल पोंगल त्योहार के लिए महिला भक्तों के सबसे बड़े समूह को आकर्षित करता है। फिर फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा लिया गया? तो ये हटाए संयुक्त अरब अमीरात को। ऑप्शन नंबर ए। अब ये FATF होता क्या है? तो देखिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, और इसी की सूची से अभी हटाए किसको? संयुक्त अरब अमीरात को। अब देखिए 1989 में इसकी स्थापना की गई थी G7 सदस्यों के द्वारा, और जिसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामलों को रोकना। मुख्यालय इसका देखने के लिए मिलेगा पेरिस फ्रांस में, और अध्यक्ष हैं इसके T राजा कुमार। फिर घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है वामसी कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। पहले 2 क्रिकेटर कौन थे? तो 1985 में रवि शास्त्री जी, और 2022 में ऋतुराज गायकवाड़। फिर फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है आपका बार्सिलोना, जो कहाँ पर है? स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी। आयोजन तिथि तो ये 26 फरवरी, आयोजन स्थल तो यह है बार्सिलोना, और इसका आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ने किया, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ है। फिर एक किसके द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की एक गुप्त परियोजना जो कि दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा? तो ये करेगा DRDO। ऑप्शन नंबर सी। इसका महत्व क्या होगा? तो बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर युद्ध की गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखना। दुर्गा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और अगर हम बात करें DRDO की तो स्थापना हुई थी 1958, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर V कामत। फिर विश्व NGO दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व NGO दिवस की अगर हम बात करें तो ये मना है 27 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है लोगों को NGO के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना, और इस बार की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो SDG है उनको प्राप्त करने में NGO की भूमिका।
फिर फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। आयोजन कहाँ किया, कब हुआ है? 26 फरवरी को। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। और उद्देश्य रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स को DRDO के विभिन्न उद्योग अनुकूल गतिविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना की पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। और ये जो योजना है वो बेसिकली सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई है और ये कार्यक्रम दिल्ली में भरत मंडपम में आयोजित किया गया था। उद्देश्य है इसका पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनको संचालित करना। फिर एक किस भारतीय गजल गायक का 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम था पंकज उधास। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या होगा? तो क्षेत्र के विभिन्न निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने को और भी अधिक आसान बनाना। तो ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है। फिर प्रधानमंत्री जी ने 25 फरवरी 2024 को किस राज्य में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है राजकोट, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। और इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने देश के 5 महत्वपूर्ण शहरों में एम्स का भी उद्घाटन किया है, जो कि है एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी। फिर किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, ये तैयार करके मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से 1 मार्च 2024 को करा है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ पर बनी हुई है? तो जंतर मंतर पर 85 फुट ऊंचे टावर पर इसको स्थापित किया गया है। फिर बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? सिडबी बैंक के साथ में। ऑप्शन नंबर बी। सिडबी की बात करें सबसे पहले फुल फॉर्म, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अध्यक्ष और MD ये है शिव सुब्रमण्यम रमन। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 ही कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 ये मना है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी। और थीम है इसकी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, यानी कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अगर हम बात करें विज्ञान दिवस, तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं। CV रमन जी ने इसी दिन में रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसीलिए हम मनाते हैं इस दिन को साइंस डे के नाम पर। और रमन इफेक्ट के लिए 1930 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फिजिक्स के फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? तो ये है गगनयान मिशन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है? तो यह ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। फिर किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है आपका हैदराबाद, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। आयोजन इसका हुआ है 26 से लेकर 28 फरवरी 2024। कहाँ पर? हैदराबाद में। और संस्करण था इसका 21वां। और बायो एशिया एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य बायोटेक उद्योग में नवाचार, खोजों और समाधानों को बढ़ावा, समृद्ध और प्रोत्साहित करना। फिर फरवरी 2024 को किस देश की सेना के सेनाध्यक्ष जनरल पियरेस शील ये भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर किस इंडस्ट्रीज और फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वन तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम ये शुरू किया है? तो ये क्या है? रिलायंस ने। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए उद्देश्य है इसका भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना। और वनतारा का लक्ष्य है भारतीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य संबंधित सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी को स्थापित करना। फिर फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस देश की सरकार के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या थाईलैंड के साथ में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारत की ओर से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य होने वाला है आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? तो इस पहल का नाम है मिशन उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य है एनीमिया की प्रवृत्ति वाले जिले जहाँ पर एनीमिया का औषध प्रसार जो है वो लगभग 65 से 69.5 के बीच में हो, तो वहाँ पर जो है जो किशोरी हैं, जो अडल्ट लड़कियाँ हैं, उनको पोषण मतलब उनके पोषण में सुधार करना। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर ये किसने किया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में किए गए हैं। फिर शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयु निर्धारित की है? तो ये की है 6 वर्ष से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2024-25 सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक निर्धारित की है। और यह प्रावधान जो है वो NEP 2024 और बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत ही किया गया है। वर्तमान शिक्षा मंत्री तो यह धर्मेंद्र प्रधान जी। और अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर हम बात करें पहली कब आई थी तो 1968, सेकेंड आई थी 1986 और थर्ड आई थी 2020 में। फिर किसने तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य है इसका उपग्रह प्रक्षेपण और विशेषकर छोटे उपग्रह की बढ़ती मांग को पूरा करना। अब ये तो बना है दूसरा। पहले की बात करें तो ये है आपका इसरो का पहला स्पेस पोर्ट, तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। फिर फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है शाद अहमद वाराइच। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इन्फोसिस के CEO और MD को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सालिल पारेख। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें USISPE यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन या संस्थान है जो कि अमेरिका और भारत के बीच में साझेदारी को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं वो है मुकेश अघी और स्थापना इसकी की गई थी 2017 में। फिर वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 42वां। ऑप्शन नंबर डी। जारीकर्ता तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, संस्करण था इसका 12वां। शीर्ष 3 देश हैं इसकी USA, UK एंड फ्रांस। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया मैक्सिको को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है मैक्सिको। अब देखिए मैक्सिको के जो एलिजा डी आद्रा माद्रोजो है उन्हें अगले 2 सालों के लिए FATF के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है आतंकी फंडिंग को रोकना। गठन इसका हुआ था 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। और ये जो है भारत ये कब सदस्य बना था? तो जून 2010 में भारत जो है वो FATF का सदस्य बना था। फिर मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या ये कितनी है? तो ये है 13,874। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए तेंदुओं की आबादी का आकलन ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया था। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी आपको देखने के लिए मिलेगी मध्य प्रदेश में। कितनी? 3,907। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व
तो ये है नागार्जुना सागर श्रीशैलम, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो ये मना है 1 मार्च में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। थीम इसकी क्या होगी? तो ये होगी नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देना, यानी कि ऑनरिंग द हीरोज एंड प्रमोटिंग द सेफ्टी स्किल। उद्देश्य है इसका दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर ये कहाँ दर्ज की गई है? तो देखिए 2024 में दुनिया में सबसे कम जो प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट है वो दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति महिला आपेक्षिक शिशु की संख्या वो पिछले साल से घटकर 0.72 हो गई है, जो कि 2022 में 0.78 थी। और इसी के साथ में दक्षिण कोरिया में सबसे कम जो है वो प्रजनन दर ये देखी गई है। अब प्रजनन दर होता क्या है? तो बच्चे पैदा कर सकने की जो आयु होती है, जो आमतौर पर 15 से लेके 49 वर्ष के बीच में होती है, वहाँ पर 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या ये होती है कि आपकी प्रजनन दर। फिर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ये किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 2028 तक। ये भी सिर्फ इसने बोला है, हालांकि डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी योजना बन रही है वो बन रही है साल 2028 की। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा? तो दक्षिणी ध्रुव के पास में उतरना और चट्टान के नमूनों को एकत्र करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोवर होगा और चंद्रयान 4 को ल्यूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। और चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस लाने, यानी जो आपके एक तरीके से वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं या फिर एविडेंस है उनको वापस धरती पर लाने वाले चौथा देश बन जाएगा। फिर अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के नए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करना और लक्ष्य इसका 2025 तक सालाना 2 लाख राउंड बड़े कैलिबर तोपखाने और टैंक गोला बारूद का निर्माण करना। फिर भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र यहाँ कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और उद्देश्य इसका होने वाला है भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग व निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना। आगे की योजना क्या है? तो एनटीपीसी समूह का मानना यह है कि वह साल 2032 तक 60 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। फिर कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो ये आपका बना है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 नंबर 190 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बना है, जिसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ILO की बात करें, स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में। और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है गिलबर्ट एफ होंगोबो। फिर चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये क्या शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान को शुरू किया है। उद्देश्य युवाओं के मतदान के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए। और इसके तहत 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के बीच में जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में इस अभियान को चलाया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 1950 26 जनवरी को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके राजीव कुमार। फिर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनटीपीसी के नए निदेशक तो ये अभी बने हैं रविंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी की बात करें, मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना 1975 में की गई थी और CEO है इसके गुरदीप सिंह। फिर है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन ये किसने किया है? तो ये क्या श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि अभी गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस राज्य में गृह मंत्री जी अमित शाह ने
स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। इसका लक्ष्य शीर्ष स्तर की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना। फिर है रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्यों दिया गया? तो देखिए, जीन डेलन बालसाल्ट के ली दीवान डी स्टालिन का बंगाली में अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान। फिर किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण अपने देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है पेरू ने। ऑप्शन नंबर बी। पेरू की बात करें तो किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका। राजधानी है लीमा, मुद्रा है इसकी सियोल, प्रधानमंत्री है एल्बर्टो ओटारोलो पेनरिया रांडा। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये हुए हैं दिलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर डी। एनएसजी की बात करें, स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। फिर किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 पेश की है? तो ये अभी पेश की है किसने? नाम इनका प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उद्देश्य है रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव करना, जिससे सालाना 21,000 करोड़ रुपए की लागत बचत हो सके। नीति का लक्ष्य है वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला परिवहन में रेलवे उपयोग को 87% से अधिक बढ़ाना। अगर हम बात करें वर्तमान में कोयला और खान मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी। फिर शून्य भेदभाव दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो ये मना है आपका कौन सी तारीख को? ये है 1 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। थीम क्या है इसकी? तो थीम है हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स राइट। उद्देश्य है सभी लोगों को उनके कानून नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये थे आपके 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 1 वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और पहला क्वेश्चन है आपका, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है कौन से नंबर के नियुक्त हुए, इनसे पहले कौन थे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से बतानी है कमेंट सेक्शन में। फिर है कौन सा देश ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा हमारे PDF है पॉलिटी की, साथ ही में करंट अफेयर की मंथली PDF भी आपकी आ चुकी है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट कीजिए, जो कि www.ravibookspdf.com। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK, जहाँ पर आपको डेली 20 क्वेश्चंस का क्विज सॉल्व कराया जाता है। आपको बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट में वो आपको पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी फ्री क्विजेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, उसको भी आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।